ऐसा है कि शेख अब्दुल्ला भी यही कहते थे कि जम्मू और कश्मीर एक है और जम्मू का दोहन करते रहे। फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी यही कहा कि जम्मू और कश्मीर एक है और जम्मू संभाग का, जम्मू के लोगों का दोहन करते रहे, शोषण करते रहे। महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा, उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा। तो अगर भाजपा के लोग भी आज जम्मू कश्मीर के संबंध में यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक है और जम्मू को पीछे रखना है, कश्मीर को आगे ही रखना है, ऐसा काम भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक कनेक्शन इन सब पार्टीज़ में देखना चाहिए। प्रोग्राम्स होंगे। एक जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चीज़ हमें लगी विद इन द लोकल डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट, G20 से लेके कुछ नहीं, वो यही कि दिल्ली फिर जम्मू को सौतेला बेटा ही समझती है और कश्मीर को इसका केंद्र बनाया गया है। आतंकी घटनाएं वहाँ पे इतनी हैं, टेररिज्म को वहाँ पे एक तरीके से इंसेंटिवाइज ही किया जा रहा है कि जो इलाका अशांत है, जहाँ के लोग आपके साथ नहीं हैं, वहीं पे आप टूरिस्ट्स भी भेजेंगे, वहाँ पे आप G20 की मीटिंग्स भी करवाएंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे बनाएंगे। है कि इन्हें 25 सीटें कश्मीर को दिल्ली या सिंगापुर दिखाने की तरह नहीं दी गई थी, या केंद्र में जो सत्ता मिली है प्रधानमंत्री को, वो जिहाद के जो सेंटर्स हैं उन्हें डेवलप करने के लिए नहीं दी गई थी। इन्हें जम्मू की बात करनी चाहिए, लेकिन ये जम्मू की बात नहीं करते हैं। इन्हें राष्ट्र की बात करनी चाहिए, लेकिन ये राष्ट्र की भी बात नहीं करते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण, जो अब ग्रेजुएट होके मुस्लिम तृप्तिकरण आधिकारिक नीति भाजपा की बन गया है, उसके चलते ये अब अनर्गल बातें करते हैं। उन्हीं अनर्गल बातों में से कुछ बयान आ जाते हैं, जैसे एलजी साहब ने दिया। ये अनर्गल बयान है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी अगर आप आधार बनाएं तो आप उन क्षेत्रों की तरक्की अधिक करेंगे जहाँ पे डेवलपमेंट का अभाव रहा। जम्मू कश्मीर में होने वाली 3 दिवसीय G20 की बैठक को लेकर जो एक जनता के अंदर उत्साह भी है और कहीं ना कहीं जम्मू की जनता के अंदर रोष भी है कि आखिरकार ये जो मीटिंग है ये जम्मू में क्यों नहीं हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। साफ तौर पर जो है जम्मू कश्मीर में जो G20 की बैठक होने जा रही है उसको लेकर जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, चिनाब रिवर की बात करूं या कश्मीर घाटी की बात करूं, वहां पर तैनाती हो चुकी है, लगातार पेट्रोलिंग जारी है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनको कहीं ना कहीं कोई मौका ना मिले, उसको लेकर उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस G20 को लेकर कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बल के जवान तैनाती कर चुके हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। G20 की बैठक को लेकर इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि कैसे देखते हैं इस बैठक को, जो 3 दिवसीय बैठक कश्मीर घाटी में होने वाली है। पहले तो आपका स्वागत है। अंकुर जी, क्या कहेंगे, इस किस तरीके से देखते हैं G20 की बैठक को आप? देखिए, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, यानी यूरोपियन यूनियन के सारे नेशंस और 19 और कंट्रीज जिसमें इंडिया भी एक सदस्य है, उनकी ये मीटिंग है। और ये जानना बहुत आवश्यक है कि G20 की फॉर्मेशन क्यों हुई थी। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो चैलेंजेस फेस करती है, कर रही थी, उसको एड्रेस करने के लिए, और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ खासकर पूरे विश्व की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, क्लाइमेट चेंज और जो चैलेंजेस उनको मिटिगेट करने की बात हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बेसिक पिलर्स हैं। और भारत को जो अध्यक्षता G20 की अभी मिली है वो एक रूटीन मैनर में मिली है, इन द सेंस कि ये रोटेशनल है। मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ समय के बाद मिलनी ही मिलनी है। तो जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है तो ये बहुत एक समय ऐसा है जो एक स्वागत योग्य समय है। बहुत कुछ चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में भी सनातन संस्कृति सभ्यता की जो कोर वैल्यूज़ हैं उससे रिलेट करके भारत आगे मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जम्मू कश्मीर में 22 से 25 मई तक डेलीगेशंस जो हैं वो आएंगे यहाँ पे, और G20 के संबंध में यहाँ पे कार्यक्रम प्रोग्राम्स होंगे। एक जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चीज़ हमें लगी विद इन द लोकल डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट, G20 से लेके कुछ नहीं, वो यही कि दिल्ली फिर जम्मू को सौतेला बेटा ही समझती है और कश्मीर को ही इसका केंद्र बनाया गया है। आतंकी घटनाएं वहाँ पे इतनी हैं, टेररिज्म को वहाँ पे एक तरीके से इंसेंटिवाइज ही किया जा रहा है कि जो इलाका अशांत है, जहाँ के लोग आपके साथ नहीं हैं, वहीं पे आप टूरिस्ट्स भी भेजेंगे, वहाँ पे आप G20 की मीटिंग्स भी करवाएंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे बनाएंगे। और ऑब्वियसली जब केंद्र इनके लिए श्रीनगर है, क्यों ये जम्मू में नहीं हो सकती थी क्या? और जम्मू के दूर दराज क्षेत्रों में नहीं हो सकती थी क्या? कश्मीर ये कहते हैं बिकता है, तो ठीक है, अब उसी चीज़ पे चलना है। और जो पिछले 70 साल से जम्मू का शोषण हुआ है, उस शोषण को दूर करके उसे और मजबूत नहीं करना है और यही नीति आगे रखनी है, तो फिर इन्हें मुबारक है। ओवरऑल मुझे लगता है कि भारत के लिए एक करेक्ट टाइम है टू डू सर्टन थिंग्स। लेकिन
देखते हैं किस तरीके से सरकार हमारी उम्मीदों में खरा उतरती है कि भारत की जो कोर संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई वैल्यूज़ हैं, क्या उसके ज़रिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है G20 नेशंस को इन फेसिंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है। इकॉनमी देश की इस समय चरमराई सी है, अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति आप जानते हैं। सो लेट अस सी, वी होप फॉर समथिंग पॉजिटिव टू हैपन। तो जैसे भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं वो साफ तौर पर यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि G20 की बैठक यानी कि सुनहरा समय, और जम्मू कश्मीर को ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है, फ़ायदा होगा या नहीं? नहीं, फ़ायदा कि इमीडिएटली कोई नौकरियां बांटने तो कोई आ नहीं रहा है, या यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने तो कोई आ नहीं रहा है। जम्मू के लोगों को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे आके वो करेंगे क्या। श्रीनगर को केंद्र बनाया गया है, श्रीनगर का ही नाम पीटा जा रहा है। वहाँ पे तो जहाज़ों की संख्या भी बढ़ा दी गई है पिछले 1 वर्ष में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा एफर्ट ये है कि कश्मीर में टूरिज़्म। अरे जम्मू की भी कोई बात कर ले। देखिए, हम तो व्यथित हैं इसी चीज़ से कि केंद्र की नीति क्या है। और फिर अभी हमें तो ये भी शक है कि क्या ये सनातन को मूल आधार मान के G20 की जब अध्यक्षता पा गए हैं, तो क्या G20 को उस दिशा में ले पाएंगे जहाँ पे वो सनातन मूल्यों को, इटर्नल जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं मानवता के, हमारे कल्चर में जो रूटेड हैं, क्या उससे इन्फ्लुएंस कर पाएगी? चैलेंज वो है। लेकिन जिस तरीके से अब तृप्तिकरण तुष्टिकरण की नीति सरकार ने पकड़ी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि इस एरिया की तरफ ये छुएंगे भी इसे। बट एनीवे, लेट अस सी। देखिए, पहले कहने का क्या है, अभी जो दिखने में है यही है कि जम्मू कश्मीर की जब भी बात आएगी तो श्रीनगर कश्मीर की बात आएगी, वही दिखता नज़र आ रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करूँगा मैं, क्योंकि 89 और 90 का दशक आप भी जानते हैं, आपने भी देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा ज़रूर कि किस तरीके से पलायन होना पड़ा कश्मीरी पंडित समुदाय को वहाँ से। मगर जब हमने कश्मीरी पंडित समुदाय से G20 की बात की, उन्होंने कहा अगर कश्मीर घाटी में टूरिज़्म की बात होती है तो उसके साथ साथ टेररिज्म की भी बात होनी चाहिए। क्या लगता है, वो कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो पीड़ित नहीं है? नहीं, देखिए, कश्मीर की बात अगर किसी भी दृष्टिकोण से की जा सकती है तो वो एक ही दृष्टिकोण से की जा सकती है, टेरर, जिहाद, एक्सक्लूजन, इंटॉलरेंस, इस्लामीकरण, जिहादीकरण, बाहर की ताकतों के साथ मिलकर देश को कमज़ोर करने की रणनीति बनाने वाला केंद्र, तो उसी दृष्टिकोण से की जा सकती है। कश्मीरी हिंदू हों या जम्मू संभाग के वो हिंदू जो 90 के दशक में इस्लामिक जिहाद के कारण वहाँ से निकल के आए, बहुत आवश्यक है कि भारत सरकार आधिकारिक तौर पे उनके साथ जो हुआ था उसे नरसंहार घोषित करे। अगर G20 की मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जा रही है तो कश्मीर को इस दृष्टिकोण से भी दिखवाया जाए कि ये वो जगह है जहाँ इस्लामिक जिहादियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था, और नरसंहार उसे आधिकारिक तौर पे घोषित करके वहीं पे श्रीनगर में ही ट्राइब्यूनल सेटअप करे, ताकि नरसंहार के जितने भी लोग दोषी हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज उस समय के मुख्यमंत्री, कैबिनेट, ऑपोजिशन के लीडर्स वहाँ के, जिन्होंने तुम हिंदू हो, तुम हिंदुस्तान के एजेंट हो, ये नैरेटिव्स बिल्ड करके फैसिलिटेट किया था यह सारा जेनोसाइड, उनके साथ भी न्याय किया जा सके। G20 देश के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, डेलीगेट्स जो आ रहे हैं, उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि ये हिंदू नरसंहार का एक बड़ा केंद्र है। तो आई डोंट नो, इस क्या लगता है आपको कि ये बताया जाएगा उनको? नहीं, देखिए, भारत सरकार की आधिकारिक पोजीशन हिंदू नरसंहार को ये लेके ये है कि हम मानेंगे ही नहीं कि हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ। तो भारत सरकार, भारत की राजसत्ता, इंडियन स्टेट अपरेटस से हमें कोई उम्मीद नहीं है, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्हेन यू गेट सच एन अपॉर्चुनिटी कि आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपने वो इश्यूज़ जिसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस रख सकते हैं, सो देयर यू हैव द इंडियन स्टेट जो पॉलिसी के तहत ऐसी चीज़ों को रखना ही नहीं चाहती और ध्यान भटकाना चाहती है। कश्मीर में नॉर्मलसी प्रूव करने के लिए, झूठी प्रूव करने के लिए, ये बताने के लिए कि वहाँ के लोग, वहाँ की सोच जो है वो प्रो इंडिया या देश के साथ हो गई है, ये बहुत प्रपंच करते हैं। तो उन्हीं प्रपंचों में से एक प्रपंच ये मीटिंग भी है, और इसीलिए इसे श्रीनगर में ही अरेंज किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी साफ तौर पर ट्वीट भी करते हैं और ये बात भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ ही समय में जो श्रीनगर है वो अब दिल्ली, मुंबई जैसा दिखेगा। क्या लगता है आने वाले समय में, जैसे जम्मू में स्मार्ट सिटी की बात की गई, अब क्या कश्मीर घाटी भी या श्रीनगर भी ऐसे दिखेगा? ऐसा है कि इन्हें 25 सीटें कश्मीर को दिल्ली या सिंगापुर दिखाने की तरह नहीं दी गई थी, या केंद्र में जो सत्ता मिली है प्रधानमंत्री को,
वो जिहाद के जो सेंटर्स हैं उन्हें डेवलप करने के लिए नहीं दी गई थी। इन्हें जम्मू की बात करनी चाहिए, लेकिन ये जम्मू की बात नहीं करते हैं। इन्हें राष्ट्र की बात करनी चाहिए, लेकिन ये राष्ट्र की भी बात नहीं करते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण जो अब ग्रेजुएट होकर मुस्लिम तृप्तिकरण आधिकारिक नीति भाजपा की बन गया है, उसके चलते ये अब अनर्गल बातें करते हैं। उन्हीं अनर्गल बातों में से कुछ बयान आ जाते हैं, जैसे एलजी साहब ने दिया। ये अनर्गल बयान है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी अगर आप आधार बनाएं तो आप उन क्षेत्रों की तरक्की अधिक करेंगे जहाँ पे डेवलपमेंट का अभाव रहा। तो जम्मू और कश्मीर के संबंध में अगर आप कंपेयर करें तो कश्मीर तो 70 साल से पोषित होता ही रहा है। अगर जम्मू किसी तरीके से पीछे हटा है, छूटा है, तो अब आपको पॉलिटिकल पावर इसी मैंडेट पे दी थी कि आप जम्मू को आगे बढ़ाएंगे। तो जम्मू को आगे बढ़ाने की बात ना करके हिंदू नरसंहार के संबंध में चुप्पी साध के, ना केवल चुप्पी साध के बल्कि हिंदुओं की हत्याएं जो जिहादी यहाँ पे कर रहे हैं, ये कह के कि इसे धर्म के एंगल से, दृष्टिकोण से ना देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी डिससर्विस एलजी, एचएम, पीएम देश के सनातनी समाज के साथ कर रहे हैं, देश की सभ्यता के साथ कर रहे हैं, सभ्यता को जीवित रखने वाले प्राणियों के साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और खासकर 2024 के ही चुनावों में इसके गंभीर परिणाम इन्हें भुगतने पड़ेंगे। आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि जम्मू के साथ आखिरकार सौतेला व्यवहार पहले भी जैसे आपने कहा क्यों होता आ रहा है और आखिरकार इसकी वजह क्या है? जम्मू को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी जा रही, स्पेशली कश्मीर घाटी को ही प्रायोरिटी दी जा रही है? वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भारतीय राजसत्ता की, इंडियन स्टेट की एक पॉलिसी पैराडाइम है जिसके चलते कश्मीर को ही केंद्र रखा जाएगा। हर चीज़ का सत्ता का केंद्र भी कश्मीर को ही रखा जाएगा। गलत तरीके से सत्ता जो है कश्मीर को सौंप दी जाएगी। वो पिछले 70 साल से एक नीति चल रही है जो एक पैराडाइमल शेप ले चुकी है। तो उस पर तो चर्चा अलग से भी की जा सकती है, हमने की भी है। लेकिन अब सोल्यूशन की तरफ आए तो सोल्यूशन यही है कि इस पॉलिसी पैराडाइम को बदलने के लिए एकम सनातन भारत दल, एकजुट जम्मू पार्टी का जो बड़ा व्यापक राष्ट्रीय रूप है, उसे मजबूत आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेके इन कुछ सिद्धांतों को आधार बना के कुछ संकल्प हमने लिए हैं। वो सप्त संकल्प हमारी वेबसाइट पे ekamsanatanbharat.org पे भी आपको अवेलेबल दिखेंगे। तो वो आप पढ़िए, उसके बाद ही समाधान हो पाएगा इस समस्या का। जम्मू ड्राइविंग सीट में होगा जब एकम सनातन भारत दल, एकजुट जम्मू पार्टी मजबूत होगी, पॉलिटिकली मजबूत होगी। और रेन्स ऑफ पावर जब इस संगठन के, इस पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में आएंगे, जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोगों का भरपूर साथ होगा, तो ज़रूर आएंगे 2024 के लोकसभा चुनावों में। G20 के लिए आखिर में जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत स्वागत योग्य बात है। एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है, हर एक देश को मिलेगी, 2 साल आपकी, 3 साल आपकी, जो भी समय तय हुआ है। अब उस मौके को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार को मैं ये संदेश दे रहा हूँ, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म को मजबूत करने के लिए एक सॉफ्ट पावर की तरह इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके सनातन को एक सॉफ्ट पावर की तरह पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए अनफॉर्चुनेटली भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जो सरकार है उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। उनकी प्रायोरिटी सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म नहीं है। उनकी प्रायोरिटी दुनिया को ये बताना है कि जिहादी सेंटर्स, जहाँ से देश पे हमले होते हैं, जहाँ पे राष्ट्रवादी लोगों की हत्याएं होती हैं टारगेटेड किलिंग्स की फॉर्म में, मैसेकर्स की फॉर्म में, जहाँ पे राष्ट्रवादियों को डिसएम्पावर किया जाता है, जहाँ के लोग विरोधी ताकतों के साथ मिलके इस देश का, इस सभ्यता का विध्वंस प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मलसी दिखाने के लिए खासकर इस प्रेसिडेंसी को इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पे पर्दा डालने के लिए, वहाँ पे ये बताने के लिए कि देखिए इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म किस तरीके से सक्सेसफुल हो रही है, इस झूठ को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि सौतेला व्यवहार की बात की जम्मू के साथ, मगर एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है और जो हमने पूछा भी, भाजपा के प्रवक्ता से बात की हमने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने उनसे सवाल किया कि जम्मू में ये G20 की बैठक क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा जम्मू और कश्मीर एक है। जिनके लिए जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है, वो ये सोच रखते होंगे हम राष्ट्रवादी हैं। ऐसा है कि शेख अब्दुल्ला भी यही कहते थे कि जम्मू और कश्मीर एक है और जम्मू का दोहन करते रहे। फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी यही कहा कि जम्मू और कश्मीर एक है और जम्मू संभाग का, जम्मू के लोगों का दोहन करते रहे, शोषण करते रहे। महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा, उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा। तो अगर भाजपा के लोग भी आज जम्मू कश्मीर के संबंध में यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक है और जम्मू को पीछे रखना है, कश्मीर को आगे ही रखना है, ऐसा काम भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक कनेक्शन इन सब पार्टीज़ में देखना चाहिए और इसी को आधार बना के अपने चेतना के स्तर को बढ़ा के एक नए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव को मजबूत करना चाहिए, जो जम्मू की बात करे, जो राष्ट्र की बात करे, जम्मू में रह के जम्मू संभाग की बात करे और देश स्तर पे इस सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म की बात करे। वही दल एकम सनातन भारत दल है। आपके सवाल ने ही डिस्टिंग्विश कर दिया, बहुत सारे लोगों को जवाब
दिलवा दिया कि क्यों एकम सनातन भारत दल आवश्यक है, क्यों एक राष्ट्रीय सनातनी पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव 2024 के लिए इम्पेरेटिव है, इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंकुश शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर उनसे हमने बातचीत की। G20 की बैठक जो कश्मीर घाटी में होने जा रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, जो साफ तौर पर भाजपा कहते हैं, मगर ये साफ तौर पर नाराज़ हैं क्योंकि जम्मू को हमेशा सौतेले तौर पर देखा गया है और आज भी, मगर इन्होंने G20 की बैठक का वेलकम किया है और साफ तौर पर कहा है इससे अगर कुछ अच्छा होगा तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए होगा, मगर जम्मू के साथ सिर्फ सौतेला व्यवहार पहले भी किया गया था, आज भी किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट अंकुश शर्मा जी, जो कि साफ तौर पर जिन्होंने G20 के ऊपर चर्चा की, हमारे साथ बातचीत की। आप अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा G20 की बैठक को लेकर जो आने वाले समय में होने वाली है कश्मीर घाटी में। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना न भूलिएगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विनीत कार्लू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।